हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्यामनाथ सुधा के लिए हाथ आए रिश्ते को गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन सुधा जो पढ़ लिख कर जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती थी, उसे यह सब हरगिज मंजूर न था। पोस्टमैन के जाते सुधा ने जैसे लिफाफा खोला वह खुशी से उछल पड़ी और जोर से आवाज लगाकर माँ को बुलाने लगी। माँ माया ने कमरे में प्रवेश करते हुए घबराकर पूछा, क्यों, क्या हो गया? माँ, आपकी बेटी बैंक में अफसर बन गई। यह देखो, मेरा नियुक्ति पत्र आया है। और इसी के साथ सुधा माँ से लिपट गई। क्या कहने के साथ माया का मुंह बीच से खुला का खुला रह गया। माँ, मैं न कहती थी कि मैं एक दिन अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाऊंगी। बस आप मुझे सहयोग दो। देखो माँ, आज वह दिन आ गया। सुधा भावुक होकर बोली। माँ की आंखों से खुशी के झलकते आंसू पोंछते हुए उसने गले में चुन्नी डाली और बैग उठाते हुए बोली, माँ, मैं रिया मैडम के घर जा रही हूँ उन्हें अपना नियुक्ति पत्र दिखाने। मैडम कॉलेज से अब वापस आ चुकी होंगी। सुधा का बस चलता तो वह उड़कर रिया मैडम के पास चली जाती, जो बीएससी में पहले साल से लेकर तीसरे साल तक उसको फिजिक्स पढ़ाती रही और उसका मार्गदर्शन भी करती रही। आज खुशी का यह दिन उनके मार्गदर्शन का ही नतीजा है। सुधा को याद है अतीत के वे दिन जब प्राइमरी स्कूल के अध्यापक और 4 बेटियों के पिता श्यामनाथ को अपनी बेटी सुधा का सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आना भी कोई तसल्ली नहीं दे पा रहा था। उन्होंने हड़बड़ाहट में उसका विवाह वहां तय कर दिया, जहां के बारे में सुधा कभी सोच भी नहीं सकती थी, वह भी उस समय जब वह बीएससी द्वितीय वर्ष में थी। राज उसके सहेली मनोरमा की मौसी का लड़का था। मनोरमा ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। अपार संपत्ति ने राज को गैर जिम्मेदारी नहीं, विवेकहीन भी बना दिया था। कोई ऐसा व्यसन न था जिसका वह आदी न हो। बड़ों का सम्मान करना तो वह जानता ही न था। सुधा को यह जानकर घोर आश्चर्य और दुख हुआ कि राज के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसके पिता वहां उसके रिश्ते की बात चला रहे हैं। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और उस लड़के से तो हरगिज नहीं जिससे आप मेरा रिश्ता करना चाहते हैं। सुधा ने पिता से स्पष्ट शब्दों में अपने विचार रखते हुए कहा। तुम कौन होती हो यह फैसला लेने वाली? मैं पिता हूँ और यह मेरा अधिकार व जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा विवाह समय से कर दूँ। श्यामनाथ गरजते हुए बोले, पिताजी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। सुधा गिड़गिड़ाते हुए बोली, तुम्हारी 3 बहनें और भी हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। सुधा, तो हमारी स्थिति जानती है बेटी। वह एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार है, फिर उन्होंने खुद ही तेरा हाथ मांगा है, तो खुद सोच हम कैसे मना कर दे। माँ ने सुधा को प्यार से समझाते हुए कहा। अरे, जवानी में थोड़ी ना समझिए तो सभी दिखाते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी पड़ते ही सब ठीक हो जाते हैं। श्यामनाथ ने लड़के का बचाव करते हुए कहा, पिताजी, वह खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल तो है नहीं, फिर परिवार की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? सुधा ने आवेश में आकर कहा। खामोश, अपने पिता से बात करने की तमीज भी भूल गई। मैंने फैसला ले लिया है, तुम्हारा विवाह वहीं होगा। श्यामनाथ चिल्लाते हुए बोले। सुधा समझ गई कि उसके विरोध का कोई फायदा नहीं है। वह सोचने लगी कि वाद विवाद प्रतियोगिताओं में निर्णायक गण और अपार जन समूह को अपने प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रभावित करने वाली लड़की आज अपने विचारों से अपने ही माता पिता को सहमत नहीं करा पा रही है। घर पर उसके पिताजी ने सगाई की सभी तैयारियां शुरू कर दी थी। सुधा का मन बहुत बेचैन रहने लगा, किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। सुधा, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई? रिया मैडम ने ऊंची आवाज में पूछा। मैडम, बस थोड़ा सा काम रह गया है, सुधा ने झेपते हुए कहा। क्या हो गया है तुम्हें आजकल? प्रैक्टिकल की डेट आने वाली है और अभी तक तुम्हारी फाइल पूरी नहीं हुई। अभी फाइल पूरी करके स्टाफ रूम में ले आना, मैडम ने जाते जाते आदेश दिया। सुधा ने जल्दी जल्दी फाइल पूरी की और सीधे स्टाफ रूम की ओर भागी। संयोग से रिया मैडम उस समय वहां अकेली बैठी फाइलें चेक कर रही थी। जैसे सुधा ने फाइल मैडम को दी, उन्होंने उसकी परेशानी को भांपते हुए कहा। क्या बात है सुधा, आजकल तुम कुछ परेशान लग रही हो। टेस्ट में भी तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तुम तो बहुत होशियार लड़की हो और हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैडम की बातें सुनकर सुधा, जो इतने दिनों से घुट रही थी, फफक कर रो पड़ी। उसे रोते देखकर मैडम ने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है?
सुधा ने रोते रोते सारी बात मैडम को बता दी। उसकी बातें सुनकर मैडम स्तब्ध रह गई। इंसान की मजबूरी उसे कैसे कैसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। काफ़ी देर तक वह विचार करती रही। सहसा उनका मन उसके पिता से मिलने को करने लगा। हालांकि उसके पिता से मिलना उन्हें खुद बड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन सुधा को बर्बादी से बचाने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी से इस विषय में बात करूंगी। कल रविवार है, उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैडम ने सुधा की पीठ थपथपाते हुए कहा। सुधा खुश होकर सहमति से सिर हिलाते हुए चली गई। श्यामनाथ रविवार के दिन रिया मैडम के घर मिलने आ गए। उनके पति नवीन भी वहां पर मौजूद थे। चाय के बाद उन्होंने सुधा के लिए आए रिश्ते के बारे में बातचीत शुरू की। यह तो हमारा अहोभाग्य है कि ऐसा बड़ा घर हमें अपनी लड़की के लिए मिल रहा है, मैडम ने तमक कर कहा। घर तो आपकी बेटी के लिए अवश्य अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपने वर के बारे में कुछ सोचा कि वह क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी आदतें कैसी है? तब वह अति दयनीय स्वर में बोले, मैडम आप तो हमारे समाज के चलन को जानती है। अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते भी दहेज के कारण नहीं हो पाते। फिर मैं अभागा 4 बेटियों का बाप कैसे यह दायित्व निभा पाऊंगा? वह परिवार मुझसे कुछ दहेज भी नहीं मांग रहा है, बस लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पर मुझे भरोसा है कि सुधा उसे संभाल लेगी। उसे जब उसके माता पिता नहीं संभाल पाए तो एक 20 साल की लड़की कैसे संभाल लेगी? अचानक मैडम कड़क आवाज में बोली, आप सुधा की शादी हरगिज वहाँ नहीं करेंगे। वह उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। आप उस परिवार की ऊपरी चमक दमक पर मत जाएं। वह लाचारी से खामोश बैठे रहे। मैडम अपने स्वर को संयत करते हुए उन्हें समझाने लगी, सुधा एक मेधावी छात्रा है, उम्र भी कम है। शादी एक आवश्यकता है पर मंजिल तो नहीं, उसे पढ़ने दीजिए, प्रतियोगिताओं में बैठने का अवसर दीजिए। एक अच्छी नौकरी लगते ही रिश्तों की कोई कमी उसके जैसे सुंदर लड़की के लिए न रह जाएगी। नौकरी न केवल उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, वरन उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। मैडम की बातों से सहमत हुए बगैर सुधा के पिता एकाएक उठ गए और रुखाई से बोले, चलता हूँ मैडम जी, देर हो रही है, सुधा की सगाई की तैयारी करनी है। सुधा बेताबी से पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि मैडम ने जरूर पिताजी को सही फैसला लेने के लिए मना लिया होगा। जैसे श्यामनाथ ने घर में प्रवेश किया, सुधा चौकन्नी हो गई। सुनती हो, तुम्हारी बेटी घर की बातें अपनी मैडमों को बताने लगी है। पिताजी ने गरजते हुए घर में प्रवेश किया। क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रहे हो? माँ रसोई घर से निकलते हुए बोली, अपनी बेटी से पूछो, साथ ही यह भी पूछना कि क्या उसकी मैडम आएगी जहाँ इन चारों का विवाह करने? पिता पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोले। सुधा सहम कर पढ़ाई करने लगी। तीनों बहनें भी पिताजी का गुस्सा देखकर घबरा गई। सुधा को यह साफ दिखाई देने लगा था कि पिताजी को समझा पाना बेहद मुश्किल है। उसे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। उसने फैसला ले लिया कि वह किसी भी कीमत पर राज से विवाह नहीं करेगी, भले ही इसके लिए उसे माता पिता के कितने खिलाफ क्यों न जाना पड़े। मैडम की बातों से सुधा उस समय एक नए जोश से भर गई। जब दूसरे दिन कॉलेज में उन्होंने कहा, यह लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी सुधा, बिना किसी दबाव में आए शादी करने के लिए एकदम मना कर दो। तुम्हारी योग्यता तुम्हारी मंजिल के हर रास्ते को खोलेगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। उसने सारी बातों को एक तरफ झटक कर अपने आप को पूरी तरह अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी में डुबा दिया। बेटी आज कॉलेज मत जाना, लड़के वाले आने वाले हैं। पसंद तो सबको है, बस वह सब तुमसे मिलना चाहते हैं, साथ ही अंगूठी का नाप भी लेना चाहते हैं, माँ ने अनुरोध करते हुए कहा। माँ मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं यह विवाह नहीं करूँगी, सुधा ने किताबें समेटते हुए कहा। क्या कह रही है, हम जवान दे चुके हैं और सगाई की तैयारी भी कर चुके हैं, अब तो मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता, माँ ने सुधा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। फिर मुझे पूरा विश्वास है कि तू उसे अवश्य अपने अनुसार ढाल लेगी। माँ मैं अपनी जिंदगी और शक्ति एक बिगड़े लड़की को सुधारने में बर्बाद नहीं करूँगी, सुधा ने दृढ़ता से कहा। फिर माँ की ओर मुड़ते हुए बोली, आपके सामने तो घर में ही एक उदाहरण है चाची जी, क्या चाचा जी को सुधार पाए? चाचा जी रोज रात को नशे में धुत होकर घर लौटते हैं और चाची जी अपनी तकदीर को कोसती हुई रोती रहती हैं। उनके तीनों बच्चे सहमे से एक कोने में दुबक जाते हैं। मैं न तो अपने भाग्य को कोसना चाहती हूँ, न उस पर रोना चाहती हूँ, मैं उसका निर्माण करना चाहती हूँ, सुधा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा।
फिर माँ, मैं आज वैसे भी नहीं रुक सकती, आज मेरा प्रवेश पत्र मिलने वाला है। 2 बजे तक आ जाना, लड़के वाले 3 बजे तक आ जाएंगे। माँ की बात को अनसुना कर सुधा घर से निकल गई। अपने देवर के बारे में सोच माया भी विचलित हो गई और अपनी बेटी का एक संपन्न परिवार में रिश्ता कराने का उनका नशा धीरे धीरे उतरने लगा। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? अपनी सुधा के साथ माया देवी ने शंका जाहिर करते हुए पति से कहा, मैं उसका पिता हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है। तुम बेकार की बातें छोड़ो और उनके स्वागत की तैयारी करो। श्यामनाथ ने आदेश देते हुए कहा। सुधा ने कॉलेज से अपना प्रवेश पत्र लिया और उसे बैग में डालकर सोचने लगी। कहाँ जाए, घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। सहसा उसके कदम मैडम के घर की ओर मुड़ गए। अरे तुम, सुधा को देख मैडम चौंकते हुए बोली, आओ आओ, इस समय घर पर मेरे सिवा कोई नहीं है। सुधा को संकोच करते देख मैडम ने कहा, काजल को पानी लाने का आदेश दे। वह सोफे पर बैठते हुए बोली, कहो कैसी चल रही है पढ़ाई? मैडम, आज लड़के वाले आ रहे हैं। सुधा ने बिना मैडम की बात सुने खोए खोए स्वर में कहा। मैडम ने ध्यान से सुधा को देखा। बिखरे बाल, सूखे होठ, सुंदर सा चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखकर उन्हें एकाएक बहुत दया आई। जहाँ आजकल माता पिता अपने बच्चों के करियर को लेकर इतने सजग है, वहाँ इतनी प्रतिभावान लड़की किस प्रकार की उलझनों में फंसी हुई है। तुमने कुछ खाया भी है? सहसा मैडम ने पूछा और तुरंत लक्ष्मी को खाना लगाने को कहा। खाना खाने के बाद सुधा थोड़ा सामान्य हुई। तुम्हारी कोई समस्या हो तो पूछ सकती हो, मैडम ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा। जी मैडम है। सुधा के ऐसा कहते ही मैडम उसके प्रश्नों के हल बताने लगी और फिर उन्हें समय का पता ही न चला। अचानक घड़ी पर नजर पड़ी तो 5:45 बज रहे थे। हड़बड़ाते हुए सुधा ने अपना बैग उठाया और बोली, मैडम मैं चलती हूँ, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, मैडम ने आश्वासन देते हुए कहा। श्यामनाथ चिंता से चहलकदमी कर रहे थे। सुधा को देख गुस्से में पांव पटकते हुए अंदर चले गए। आज सुधा को ना कोई डर था और ना ही कोई अफसोस था अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का। कहते हैं दृढ़ निश्चय हो, बुलंद इरादे हो और सच्ची लगन हो तो मंजिल के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। ऐसा ही सुधा के साथ हुआ। मैडम की सहेली के पति एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। वहां पर मैडम ने सुधा को बैंक के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रवेश दिलवाया। मैडम ने उनसे कहा कि भले ही उन्हें सुधा से फीस न मिले, लेकिन वह उनके कोचिंग सेंटर का नाम जरूर रोशन करेगी। यह बात सुधा के उत्कृष्ट एकेडमिक रिकॉर्ड से स्पष्ट थी। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। बीएससी में सुधा ने कॉलेज में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए गणित में एमएससी में एडमिशन ले लिया। कोचिंग लगातार जारी रही। मैडम पग पग पर उसके साथ थी। सुधा को इतनी मेहनत करते देख श्यामनाथ, जिनकी नाराजगी पूरी तरह से गई नहीं थी, पिघलने लगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब सुधा स्टेट बैंक की प्रतियोगी परीक्षा में बैठी तो पहले लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार आदि प्रत्येक चरण को निर्बाध रूप से पार करती चली गई। सुधा श्रद्धा से मैडम के सामने नतमस्तक हो गई। बैग से नियुक्ति पत्र निकालकर मैडम के हाथों में दे दिया। नियुक्ति पत्र देखकर मैडम मारे खुशी के धम से सोफे पर बैठ गई। तूने मेरे शब्दों को सार्थक किया, बोलते बोलते वह भाव विहीन हो गई। उन्हें लगा मानो उन्होंने स्वयं कोई मंजिल पा ली है। मैडम, यह सब आपकी वजह से संभव हो पाया है। अगर आप मेरा मार्गदर्शन नहीं करती तो मैं इस मुकाम पर न पहुंच पाती। कहते कहते उसकी सुंदर आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अरे यह तो तेरी प्रतिभा व मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस एक दिशा दी, मैडम ने खुशी से ओतप्रोत हो उसे थपथपाते हुए कहा। सुधा फिर उत्साहित होते हुए मैडम को बताने लगी कि उसके पहले मुंबई में ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, फिर अस्थायी रूप से ऑफिसर के रूप में बैंक की किसी शाखा में नियुक्ति होगी। मैडम प्यार से उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखती रह गई। उस समय मैडम को तब बेहद खुशी हुई जब श्यामनाथ मिठाई का डब्बा लेकर अपनी खुशी बांटने उनके पास आए। उन्होंने और उनके पति ने आदर के साथ उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया। श्यामनाथ गर्व से बोले, मेरी बेटी बैंक में ऑफिसर बन गई। फिर भावुक होकर कहने लगे, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैं तो बेटी होने का अर्थ सिर्फ विवाह व दहेज ही समझता था। आपने मेरा दृष्टिकोण ही बदल डाला। मैं व मेरा परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। रिया विनम्र स्वर में श्यामनाथ से बोली, मैंने तो मात्र मार्गदर्शन किया है, यह तो आपकी बेटी की प्रतिभा और मेहनत का नतीजा है। जिस प्रतिभा को मैं दायित्व के बोझ तले एक पिता होकर न समझ पाया, न उसका मोल समझ पाया, उसी प्रतिभा का सही मूल्यांकन आपने किया।
बोलते बोलते श्यामनाथ का गला रुंध गया। यह जरूरी नहीं किसी पढ़ाई में होशियार बच्चा ही जीवन में सफल हो सकता है। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। हमें उसी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उसे उसी ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। श्यामनाथ उत्साहित होते हुए बोले, मेरी दूसरी बेटी आर्मी में जाना चाहती है। मैं अपनी सभी बेटियों को पढ़ाऊंगा, आत्मनिर्भर बनाऊंगा, तब जाकर उनके विवाह के बारे में सोचूंगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे प्रतिभावान बेटियाँ मिली है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।